इज़्ज़त माब एम्बेसडर ऑफ इंडिया डॉक्टर औसाफ सईद साहब, मैडम फरहा, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर असलम परवेज साहब, वाइस चांसलर मानू, सीनियर अलीग सिराज सिद्दीकी साहब, अमूबा के प्रेसिडेंट नूरुद्दीन साहब और तमाम अलीगरियन और जो यहाँ पर लेडीज़, जेंटलमैन और चिल्ड्रन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग। जब अमूबा हर साल सर सईद डे ऑर्गेनाइज़ करने की जब प्रपोज़ल लेकर के आते हैं कौंसलेट में, तो काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है कि मैं भी, क्योंकि 5 महीने EMU के अंदर रहा, तो उससे एक कनेक्ट मिल जाता है। सोचते हैं कि भाई जितना बेहतर फंक्शन हो, उस पे जितना मदद हो सके कौंसलेट की तरफ से, वो हम लोग कोशिश करते हैं। और माशाल्लाह मैं मुबारक पेश करना चाहूँगा अमूबा की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को कि आज की शानदार प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं ये समझता हूँ कि सर सईद डे की जो बर्थ एनिवर्सरी है, उन पे हम लोगों को एक रिएटरेट करना होगा कि उस समय उन्होंने, उनका जो विज़न था कि किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया जाए, किस तरह से सोसाइटी में इनलाइटनमेंट हो, और मतलब एक विजनरी जो सोच थे, उसके तहत काफ़ी जदोजहद से तमाम मुश्किलात को सामने करके उन्होंने जो स्कूल कायम करना, उसके बाद कॉलेज कायम करना, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में तफसील होना, और उसके मैं देख रहा था कि कितने डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई हैं EMU के, इंडिया के अंदर है, तमाम देश, काफ़ी मतलब अराउंड द वर्ल्ड की डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई है। तो कंट्रीब्यूशन जो है एलुमनाई का कई सारे फील्ड्स में है, एकेडमिक्स में है, पॉलिटिक्स में है, जर्नलिज्म में है, साइंस टेक्नोलॉजी, आई मीन यू नेम इट, इट्स देयर। तो जितने लोग जो एलुमनाई है, उनका अल्मा मातर से एक ऑब्वियसली एक जुड़ाव है। उसके साथ साथ किस तरह से देश के ग्रोथ में, इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, उसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जाए, उसमें भी हम लोगों को सोचना होगा। करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। और मतलब जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो अकल जो दिया है हम लोगों को, उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, उस पर मेरे ख्याल में और मेहनत करने की ज़रूरत है। और क्योंकि EMU इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, तो ऑब्वियसली जो अलमनाई है वो भी समझ सकते हैं कि दे आर ऑल्सो वन ऑफ दोस डिस्टिंग्विश्ड अलमनाई अराउंड। और यहाँ पर जिद्दा में मैं जो अमूबा की जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे काम करते हैं, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्योंकि जैसे कि प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट में जो बताया गया था, हज की ऑपरेशंस में मदद करते हैं, बाकी कम्युनिटी अफेयर्स में भी मदद करते हैं, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और कौंसलेट की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अलिग के अलावा नॉन अलिग्स भी है, कम्युनिटी के कई लोग मैंने देखा यहाँ पे, तो ये मैं रिटेट करना चाहूँगा कि कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा और एम्बेसी भी है, क्योंकि एम्बेसडर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, कि हम लोग आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल है। कोई भी आप लोगों के कोई भी रिक्वायरमेंट है, असिस्टेंस है, उसके लिए हमेशा हम लोग है ही। ओपन हाउसेस है, कौंसलर टूर्स है, हर तमाम चीज़ें हम लोग हैं। उसके अलावा ऐसे कि जो अगर अमूबा की तरफ से कोई चीज़ करना है कम्युनिटी के लिए, या कोई इवन फॉर द whatever they want to do even for the country,
वी आर ओपन टू रिसीविंग दो सजेशंस। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद ये करते हैं कि अमोवा विल कंटिन्यू टू साइन, AMU will continue to sign, and the alumni will continue to contribute to the growth trajectory of the country as well as contributing to the progress of humanity. Thank you very much. Jai Hind. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का नूर साहब। हजरात, अब हम अपने मेहमानों को मेमेंटोस पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा हमारी कमेटी के होनहार मेंबरान जनाब जावेद अख्तर साहब और जनाब ज़हीर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और सीनियर अलीग जनाब सिराज सिद्दीकी साहब को मेमेंटो पेश करें। वो बताएं ना, शम्स। लेकिन अब मैं हमारी कबीना के जनाब दानिश साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और सदर साहब के साथ मिलकर हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हमारे अजीज़ मेहमान डॉक्टर असलम परवेज़ साहब को मेमेंटो पेश करें, सदर साहब के साथ मिलकर। मेरी गुजारिश है इम्तियाज़ भाई और अथर भाई से, इम्तियाज़ भाई और अथर भाई से कि वो कौंसल जनरल हिंद जनाब नूर रहमान शेख साहब को मेमेंटो पेश करें। हम नूर रहमान शेख साहब की कौंसलेट से आने वाले सभी हजरात के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो भी हमेशा हमारे मजलिस में आकर चार चार लगाते हैं, पूरा पूरा वक्त देते हैं माशाअल्लाह। एक बार ज़ोरदार ताली उन हजरात के लिए भी। अब मेरी गुजारिश है हमारी कैबिना के मुशीर हजरात जनाब फरजान रिजवी साहब से और जनाब अजीज़ुर रब साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारी आज की मजलिस के बहुत ही मोहतरम मेहमान खुसूसी सफ़ीर हिंद जनाब डॉक्टर औसाफ सईद साहब को मेमेंटो पेश करें। हाज़रीन, हमारे दरमियान दो ऐसे बुज़ुर्ग हजरात मौजूद हैं जो हमेशा और हर तकरीब में हमारी सरपरस्ती फरमाते हैं। उन्हीं की दुआओं के ज़ेर साया हम बखूबी अपनी तमाम तकरीबात को अंजाम तक पहुँचाने की हिम्मत जुटा पाते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, मेरी मुराद जनाब बहजत नजमी साहब और मोहतरम जनाब सैयद ज़ियाउद्दीन साहब से है। बहजत नजमी साहब के ऊपर वो कहावत 100% सादिक आती है कि नेकी कर दरिया में डाल। मुझे और आपको क्या, खुद बहजत साहब को भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो किस कदर कहाँ कहाँ और किन किन लोगों की क्या क्या इमदाद और ख़िदमात अंजाम दे चुके हैं। बहरहाल, आपने मादर दर्सगाह से बी लीव किया और अलीगढ़ में एक फ़ाल तालिब इल्म की हैसियत से मुख्तलिफ़ मुकाबलाए जात में हिस्सेदार रहे। BBC लंदन और ऑल इंडिया रेडियो में भी आपने खिदमात अंजाम दी हैं। तकरीबन 18-20 साल से मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सोहारवी एकेडमी और हाजी मोहम्मद अयूब सोहारवी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा IPWF के साथ मिलकर भी अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। आपकी खिदमात की तफसील का पूरा अहाता करना मेरे लिए दुश्वार है। मैं इतना
ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक। ए अहले ज़माना कदर करो, नायाब नहीं कामयाब हैं हम। हमारी कबीना के फ़ाल साथी जनाब रब नवाज साहब से गुजारिश करता हूँ, कोई बहजत साहब को स्टेज पर लेकर आएँ और हमेशा दूसरों को हदिया देने वाले अजीम शख्सियत को हदिया पेश करें। और उसके लिए रब नवाज साहब तशरीफ़ लाएँ। मैं गुजारिश करूँगा हमारे वाइस चांसलर साहब से कि उनको हदिया पेश करें। हजरात, अलीगढ़ ने ऐसे ऐसे गौहर पैदा किए हैं जो बनी नौ इंसानियत के लिए माया नाज और बाइस फ़ख्र हैं। कायनात में उनका वजूद खैर ही खैर है। हमारे बुज़ुर्ग जनाब सैयद ज़ियाउद्दीन साहब का शुमार उन्हीं लोगों में होता है। आपके तारुफ़ के लिए अल्फाज कहाँ से लाऊं, सूरज को चिराग कैसे दिखलाऊं। बचपन से 55 तक एक बात सुनते आए हैं कि एक हाथ से सदका खैरात करो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। बिलाशुबा आप उन्हीं हस्तियों में से एक हैं। बहुत मोहत अंदाज के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत वाला ने MA इंग्लिश अमेरिकन लिटरेचर में स्पेशलाइजेशन के साथ किया और फिर जैसे खुदा ने हज़रत का इंतखाब ही फरमा लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत को अपने चुने हुए ख़ास, जो अपने ज़माने के बेपाया व आला मकाम हजरात थे, उनकी सोहबत से भरपूर फैज़याब होने का मौका मरहमत फरमाया। वो जो बुज़ुर्गों से सुना है कि मोमिन वो है जिसे देखकर अल्लाह याद आए, आपकी शख्सियत बिल्कुल वैसी ही है। आपका मिजाज भी बेआईनी ही उस हदीस मुबारका के मफ़हूम की अक्कासी करता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है, मखलूक अल्लाह की अयाल यानी कुनबा है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स है जो उसके कुनबे के साथ हुस्ने सलूक करे। बस मेरे अजीज़ों, आपकी तारीफ़ के लिए बखुदा मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं गुजारिश करता हूँ भाई गुफरान साहब से कि वो बहुत ही हद अदब के साथ हज़रत सैयद ज़ियाउद्दीन साहब को हम अपने हमरा लेकर आएँ, ताकि हम उनको हदिया पेश करने की सादत हासिल करें। और मैं गुजारिश करूँगा हमारे एम्बेसडर साहब से कि वो हमारे बुज़ुर्ग को हदिया पेश करें। हाज़रीन, मैं हमारे ज़ियाउद्दीन साहब के सैयद साहब के बारे में बस सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। जिगर थाम कर बैठो कि अब हमारी बारी है। सामईन, मैं अपने जज्बात और अपनी दिली कैफियत की तर्जुमानी कर रहा हूँ। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हो ईद, आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हो ईद, हमारे दरमियाँ रौनक अफरोज़ हैं औसाफ सईद। मेरे प्यारों, ये हजरात तो अपनी अपनी खूबियों के साथ जलवा अफरोज़ हैं, मगर दर हकीकत ये ईद का दिन खुशी के साथ साथ मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। अब मैं अंग्रेज़ी में मिस्कीन और उर्दू में पैदल कोशिश भी करूं तो कहाँ से वो अल्फाज लाऊं जो आप हजरात की शान शान हों। डॉक्टर आसाफ सईद साहब की शान अज़मत का इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम लोगों को हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है, हम लोगों को हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है, लेकिन हिंदुस्तान को डॉक्टर आसाफ सईद पर फ़ख्र है। आपने ज़िंदगी के हर शोबे में माशाल्लाह कामयाबियों के अलम बुलंद किए हैं। डॉक्टर आसाफ सईद साहब हिंदुस्तान खारजा खिदमात यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के 1989 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले करियर डिप्लोमेट हैं।
आपने हिंदुस्तान के हैदराबाद शहर की जामिया उस्मानिया से जियोलॉजी में मास्टर ऑफ साइंस और पीएचडी की असनाद हासिल की। काहिरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से अरबी में एडवांस डिप्लोमा किया। आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहते हुए बेशबहा खिदमात अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर साहब ने 3 किताबें शाये की हैं, 3 किताबें, एक जियोलॉजी पर और 2 हिंदुस्तानी फ़न व सक़ाफ़त पर। इसके अलावा आपने उर्दू की किताब कुल्लियात आवाज़ सैयद की तालीफ़ व तदबीन भी की है, जो आपके वालिद मोहतरम के अदबी कामों पर मुश्तमिल है। आपके कारनामों की फहरिस्त बहुत तवील है। आप अपनी महदूद मालूमात के नाक़िस होने का एतराफ़ करते हुए मैं डॉक्टर औसाफ सईद साहब से इल्तिमास करूँगा कि वो अज़राह करम डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी काबिलियत के जौहर नुमाया फरमाएँ। आपकी खिदमत में अर्ज़ है, बाहुनर हैं, पुरअसर हैं, कौम के रहबर हैं आप। बाहुनर हैं, पुरअसर हैं, कौम के रहबर हैं आप। कहकशां हैं, फूल हैं, हम अंबर हैं आप आओ महफिल में खिताबत का चिरागे ज़ू लिए। बाइसे फ़ख्रे चमन हैं, शम्मे रोशन तर हैं आप। डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, जनाब इंजीनियर नूर साहब, प्रेसिडेंट अमोबा, अनदर नूर शेख, हिज एक्सलेंसी काउंसिल जनरल, सीनियर एलिगेरियन जनाब सिद्दीक साहब, एंड ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर असलम परवेज़ साहब के इतने पावरफुल तकरीर के बाद कुछ कहने की ना मुझे हिम्मत है ना ताब है। और अक्सर ये होता है कि जो चीफ़ गेस्ट का जब तक नंबर आता है बोलने में, तब तक लोगों का सब्र का पैमाना भर जाता है। तो आप लोग ये प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ तवज्जो जाती है, और ख़ास करके जब खाने की सुगंध बहुत अच्छी हो तभी भी जो है वो तकरीर पर ख़ास ध्यान नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी 2-4 चीज़ें कहने की मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक तो कपल ऑफ पॉइंट्स जो डॉक्टर असलम परवेज़ ने कहा, उसमें ये कि जो सबसे पहला हुक्म जो हुआ था अल्लाह सुब्हानहू तआला के तरफ से, जानिब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कल जो है 12 रबीउल अव्वल है, तो उसके ये भी बड़ा अप्रोप्रिएट आपका कोट रहा कि पढ़ाई ही सबसे पहला हुक्म था, नथिंग एल्स, एवरीथिंग कम्स आफ्टर एजुकेशन। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि गो अप टू चाइना टू सीक नॉलेज। सो दिस इज़ अगेन समथिंग विच वी नीड टू सी। और एक चीज़ बात यह है कि हम लोग शख्सियतों को याद करते हैं लेकिन मैसेज को भूल जाते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी पावरफुल मैसेज विच डॉक्टर असलम परवेज़ सेड। वन राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम। इंडीड यही एक ये है। ऑफ कोर्स आज हम लोग इस अजीम शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान को खराज तहसीन पेश करने आए हैं, जिनका आज 202वां बर्थडे या यौम पैदाइश कह सकते हैं, जिसको हम सब लोग सारी दुनिया भर में सर सैयद डे के नाम से मनाते हैं। और जब यहाँ मैं सफ़ीर की हैसियत से यहाँ रियाद तशरीफ़ लाया तो 2 अप्रैल में 6 महीने के कब, तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स इन ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आई आस्क्ड कि भाई सर सैयद डे कब है। और मैंने पहले से है अनइनवाइटेड, मैंने अमोबा के जो ऑर्गेनाइज़र्स जो बैठे थे उस तकरीब में, उनसे मैंने कहा भाई
आप जब भी आपका सर सैयद डे है, रियाद में मैंने कहा था, आप मुझे इत्तला करें और मेरी हाज़िरी यकीनी समझें। और जिद्दा के अमूबा को ना कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आई थिंक एक तो आप लोगों से पुरानी रग़बत, दूसरी एजुकेशन से मेरा खुद एक गहरा लगाव, जो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के समझे दायरे में जो चीज़ें हो सकती है, और समटाइम्स इट इज़ circumscribed by many things, still education has been very close to my heart, especially education of the young, especially those who are preparing for civil services, education for the women. It is very important, and I had quoted it before in your Algerian function in Riyadh, that it is extremely important to focus on the education of women. And that was the message of Sir Syed Ahmad Khan. Because if a mother is educated, she lays the foundation for the whole family, and then in turn the foundation is laid for the entire society. A man is educated, you are educating only him and nothing beyond. So I think it is very, very important to have that kind of education. And we are in a time when what used to be important in the earlier times, the level of education, let's say 10th or 12th or even undergrad, it is no longer that much important. You see, times have changed, needs have changed, so the education has to change. The quality of education, the level of education has to change. I always used to tell people who come to seek guidance, first of all, I tell the parent, your objective should be that your child should be more educated, more accomplished than you. Then only you feel satisfied. That's for all the parents. I think the contribution of Sir Syed Ahmad Khan to education has been talked about, documented, studied. So there is no need to repeat the things which are very obvious. But certainly there are things which need to be understood in the times during which such thoughts had come about. Those were not the easy times. Those were the times when India was struggling against a colonial power. India was struggling against superstitions, against the communalist forces. All kinds of issues were there. Then emerges this person, this great personality, who is a multifaceted personality. Jurist, educationist, social reformer, author, journalist, so on and so forth. I don't know how so many things could come up in one person. Then again, when I was researching about him, one thing comes up that his mother had played an extremely important role in his upbringing. So this is again the woman who is always behind a successful man. So he, against all the norms prevailing then, thought that education is the only solution to all the problems of the Indians, and more so the problems of Muslims. Scientific temperament, education, these are the two pillars on which a society can move. And he was not talking anything which was not known to Indian society. The Indian society, we had the privilege of universities centuries ago. Universities, where people used to come from all over the world to seek knowledge. I am talking about the universities such as Nalanda, such as Taxila, and so on, Vikramasila. So many universities which were there. And knowledge is not something which is something which we needed to learn from the West, or which we needed to learn from any society which is not the Oriental society. If you just look in the place where we are standing, the Arab world, let's say, in a broader connotation, Arab world has been the epitome of knowledge, I would say.
You know, the entire thing, from Arab numerals to astronomy to medicine, everything was here. Going back again to a period which is much older, the Indian civilization. You had everything what you talked about is there. This is something, it is only rediscovering what we only had. And this rediscovering and this re-emphasis on education at a time when Muslims were not concentrating on modern education, the credit goes to Sir Syed Ahmad Khan. And he went on to lay the foundation of one of the 7 oldest institutions in India in the 19th century. The first institution to be established during the British time by Indians was the Sri Rampur College in 1818 and the University of Roorkee, which later became the Indian Institute of Technology in 1847. Then the 3 great universities came up both in Bombay, Madras and Calcutta. 10 years later, that is the year, in 1857, a year after, 10 years after, the IIT Roorkee was formed. Then came the 2 great universities, Aligarh Muslim University and Allahabad University. This is the movement we are talking about. Indeed, if I see Sir Syed Ahmad Khan, I don't see him as an individual. I see him as a movement which has spread far and beyond. The fact that hundreds of people in different parts of the world celebrate this occasion as a Sir Syed Day, as a tribute to this personality, is also a tribute to the movement which he carried forward. And through that movement, several other universities also took inspiration, both within the Muslim community, both within the communities in general. One such university which came up is none other than the Osmania University in 1918, of which I am a product. The kind of scholarly exchanges that took place from the scholars which used to visit from Aligarh to Hyderabad inspired the people to create this kind of institution, which was again the first vernacular university with a vernacular medium, which was the medium of instruction Urdu. Again, just to break the monotony of all these speeches in Urdu, I have switched over to English. Not that I don't know Urdu, I can speak. As I say, I can talk English, walk English. So as I say, I can talk Urdu, walk Urdu, everything. But then the modern education, since he's talking about modern education, it's better also to explain it in the context of the thing, and also so many youngsters are there. It's important also to understand the language. When Osmania University was formed with Urdu as the medium of instruction, none other than Rabindranath Tagore had sent a message to the Nizam, congratulating him and saying that, yes, you have proven a point that higher education can be achieved in a language other than English, which is Urdu. And Sir Syed Ahmad Khan was a pioneer of Urdu language. We are at a time where people are forgetting the mother tongues, not only Urdu, but when I was serving as Consul General in Chicago, this is the dilemma of almost all the diaspora. The entire diaspora, whether they are Gujaratis, whether they are Telugu, whether they are Tamil, the children are forgetting their mother tongue. So if they are forgetting the mother tongue, then they cannot read the literature, they cannot understand the culture. Then, they're like pendulum, they are there somewhere, they know that they belong to some culture, but they really cannot understand. So this is important for us, for all of us as parents, for you, for alumni, also to emphasize on this fact that the culture is understood by the language, and the language is understood if it is properly understood in the context which it should be. So my appeal to all of you today is that the responsibility of spreading the message of Sir Syed Ahmad Khan lies not only of those people who have studied in Aligarh, but for all the people who are there. हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सर सैयद अहमद ख़ान के पैगाम को आगे बढ़ाएं, चाहे हम अलीगढ़ से पढ़े हों या उस्मानिया से पढ़े हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े। यहाँ चूँकि जनाब
डॉक्टर असलम परवेज़ साहब मौजूद हैं, आपको याद होगा कि जब कौंसल जनरल के जो मेरे दौर में हम लोगों ने उर्दू यूनिवर्सिटी मानू की तरफ से एक उर्दू एग्ज़ाम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए थे, और उस वक्त के जो HRD मिनिस्टर थे श्री अर्जुन सिंह जी, और फौरी तौर पर एक मुतालबा किया गया था इसी फंक्शन में, इसी तरह के फंक्शन में, और उन्होंने फौरी तौर पर ये मुतालबे को मंजूरी दी थी और उस वक्त ये एग्ज़ाम्स शुरू हुए थे। लेकिन मुझे पता नहीं कि किस वजह से ये बंद हुए हैं, लेकिन कई लोग आज भी मुझे कहते हैं कि कुछ ऐसी सहूलतें होनी चाहिए जिससे घर बैठे लोग आला तालीम हासिल कर सकें। तो सफ़ीर हिंदुस्तान की हैसियत से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहती है उनको हम पूरा के पूरा ताउन पेश करेंगे, चाहे वो मानू हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, जो कोई भी, बहरहाल एनी यूनिवर्सिटी विच वांट्स टू कंडक्ट एन एग्जामिनेशन। और एक चीज़ जो ख़ास करके आप लोग जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक सबसे बड़ी दुश्वारी ये यकीनन होती है कि 12वीं के बाद क्या करें। एक उलझन में आप लोग सब पहुँच जाते हैं। फैमिलीज़ गेट डिवाइडेड, या तो आप बच्चों को वहाँ भेज देते हैं हिंदुस्तान में, या फिर वन ऑफ दी पेरेंट्स हैड्स टू गो टू इंडिया। लेकिन आपने पिछले दिनों ये बात पढ़ी होगी कि सऊदी अरेबिया एक स्कीम की तरफ जो है रुझान हो गया है कि to allow the higher education facilities of other countries into the kingdom, and I'm very happy to share with you that we are working very closely with some institutions of higher learning in India so that they can come forward and open their branches in here. It can be either in the form of university to university collaboration or the branches of such universities themselves. So as and when these things would come up, and I guess this will come up in near future, you will not face the same difficulties as you are facing now of getting your children educated here. So it is extremely important. And also there are several initiatives which you should be feeling proud of as Indians that we are doing in the kingdom. From the 12th to 14th of this month in Riyadh, you're going to see an Entrepreneurship World Cup. And this is a joint venture between a company, very well-known establishment in Saudi Arabia and India. What does it mean? They are selecting the startups from all over the world, the best of the best in different fields, and showcasing them, and the top in each categories would be honored and selected. And this is a brand which has been jointly created between India and Saudi Arabia for the rest of the world. So this is again a thing which you should be all feeling proud of. You had also just seen a couple of weeks ago a highly successful visit of Prime Minister Shri Narendra Modi here. This was one of the landmark visits in which we had 12 agreements which were signed. One of the most important thing was that both India and Saudi Arabia now have become strategic partners. Previously, our relationship was mainly like a buyer and seller. Saudi Arabia has oil, we need oil. So Saudi Arabia sells, we buy. We have enough food to be exported. Saudi Arabia is in need of food, so Saudi Arabia buys, food from us. Of course, mainly rice. 80% of the rice consumed, basmati rice consumed in Saudi Arabia comes from India. But then, over a period of time, starting from 2006 onwards, when I was here and we had the historic visit of His Majesty King Abdullah to India as the chief guest for the India's Republic Day, that set the tone for the modern day collaboration. Of course, it was followed by return visits. But in the recent context, the visit of Prime Minister Modi in April 2016, followed by Crown Prince visit this year earlier, and again the return visit. So this is something, strategic partnership. What does strategic partnership mean for you to understand? This is the highest bilateral mechanism existing now between India and Saudi Arabia, which means from the Saudi side, it is headed by the Crown Prince.
and from the Indian side it is headed by the Prime Minister, who would compulsorily meet once in 2 years as bilateral thing to review the relationship. There is one vertical which is headed by the foreign ministers dealing with political security and other thing, another wing dealing with economic and other matters. So virtually anything which can be discussed between the two countries will be discussed under these things, and we are only the 4th country with which Saudi Arabia has signed such an agreement. And I'm very happy that this historic movement has taken place, and you're all witness to this, and you will also be witnessing to several things which are going to come forward. I would not like to share certain things which are still in the pipeline, but I will also just give you a hint that I am seeing the Hajj management since 1995, and each time you see that there are improvements. Those of you who will remain here for the next 10 years would see some dramatic improvements in Hajj, and you will find such extraordinary facilities which are being created in the kingdom. And again, why I'm emphasizing this to you is that there are Indian companies behind which will be leading to this transformation in the Hajj, which you are going to see in the next 5 to 10 years. So with these brief remarks, without again being an obstacle between you and the rest of the program, I would once again like to congratulate the entire alumni Amoeba group here, all the Amoeba alumni in the rest of the world, men and women and children, on this very important occasion of Sir Syed Day. Let this day be remembered as a rededication of our commitment to education and of our commitment to provide the best and best of the education to our children. You eat one roti less, but then please give them a degree more. Thank you so much. माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ीर साहब। हमारे सदर साहब ने चीफ गेस्ट की हैसियत से सफ़ीर साहब का इंतखाब करके कितना अच्छा मौका फराहम किया, कितनी सारी खुशियां हमें दी हैं इन्होंने, माशाअल्लाह, ज़ोरदार तालियां। अगर मेरी अलीग बिरादरी इजाज़त दे तो सफ़ीर साहब की खिदमत में एक शेर अर्ज़ करूं। अलीगे चमन को अपनी बहारों पे नाज था, अलीगे चमन को अपनी बहारों पे नाज था, आप आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। हजरात, हर साल की तरह इस साल भी हमारे कुछ मोहसिनीन हमारे मेहमानों के लिए कुछ तोहफे तोहफ़ लेकर आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अदनान साहब से और ज़की साहब से कि वो अपने तोहफ़े हमारे मेहमानों की खिदमत में पेश करें। अदनान साहब और ज़की साहब। हाज़रीन मजलिस, किसी भी तकरीब को कामयाब बनाने के लिए एक अमला ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है और बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। दर हकीकत हर तकरीब की कामयाबी उसी अमले की मरहून मिन्नत होती है, जिसे आम ज़बान में हम वॉलंटियर्स के नाम से मंसूब करते हैं। जी हाँ, हमारे उन वॉलंटियर्स में अलीग्स और अलीगढ़ से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले नॉन अलीग्स दोनों तरह के खिदमतगार हैं। मैं उन सभी वॉलंटियर्स से
मैं उन सभी वॉलंटियर्स का पूरी अलीग बिरादरी की जानिब से दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया भी अदा करता हूं और उन सब से गुजारिश करता हूं कि हमारे सभी वॉलंटियर्स हजरात स्टेज पर हमारे मेहमानों के साथ एक ग्रुप फ़ोटो के लिए तशरीफ़ लाएं। हाज़रीन, ज़ोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करते हुए इन सब की हौसला अफजाई फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का। अब मैं अपनी कबीना के उन नौजवानों को जहमत दूंगा जो हमारे मेहमानों को स्टेज पर लाए थे। वो सभी मेहमानों को उनकी मखसूस नशिस्तों तक पहुंचाने में रहनुमाई फरमाएं। हाज़रीन मजलिस, अब वक्त आ गया है कि हम आपके सामने गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी स्लाइड शो के ज़रिए पेश करें, जिसके लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब रब नवाज साहब और सिराज साहब से कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को खूबसूरती से अंजाम दें। और इसी के साथ मैं जॉइंट सेक्रेटरी जनाब अतहर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। जनाब अतहर रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो बाग लगाया था उसकी हिफाजत के लिए हम बैरून मुल्क में रह रहे वाले अलीग्स को कुछ इक़दामात करने चाहिए। उसी सिलसिले में एमयू की जानिब से अलीग जद्दा के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर किया गया है। अलीग बिरादरी का एहसास को जगाने के एक अदना सी कोशिश है जिसको आपकी तरफ से हौसला अफजाई की ज़रूरत है। इस बात में है ये मुकदमा जो आपके सामने पेश खिदमत है, इसमें अलीगढ़ की जानिब से वकील का रोल अतीक सिद्दीकी साहब अदा कर रहे हैं और जद्दा की जानिब से डिफेंस वकील अरशियान अहमद साहब हैं। इस मुकदमे की सुनवाई सिंगल बेंच जज आसिम ज़ीशान साहब करेंगे। पेश खिदमत है मुकदमा। मैं डाइस पे बुलाना चाहूँगा अतीक सिद्दीकी साहब को, अरशियान साहब को और जज आसिम ज़ीशान साहब को। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये ऑनर 1857 के गदर के बाद हिंदुस्तानी अवाम एक शदीद शरपसंदी का शिकार हुए। अंग्रेज़ी हुकूमत का एक फ़ैसला जिसके तहत अदालती ज़बान उर्दू और फ़ारसी से बदलकर अंग्रेज़ी कर दी गई, उस एक फ़ैसले से 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्क के हज़ारों तालीम याफ्ता और काबिल नौजवान जाहिल करार दे दिए गए। इन्हीं हालात के पेश नज़र एक शख्स बेचैनी के आलम में उठा जिसे कौम मिल्लत से बेपनाह मोहब्बत थी। उस अजीम शख्सियत को तारीख़ सर सैयद अहमद ख़ान के नाम से जानती है। सैयद अहमद ख़ान ने अंग्रेज़ी सीखों का नारा बुलंद किया। उनको हर वक्त यही धुन और फ़िक्र सवार थी कि उनकी बासलाहियत कौम अंग्रेज़ी की आला तालीम हासिल करके अपने मुल्क की क़यादत करे। अंग्रेज़ों का और अंग्रेज़ी का हर तरफ उनके ख़िलाफ़ दौर दौरा था। तमाम तर मुखालफतों के बावजूद आखिरकार सैयद अहमद ख़ान को कुछ मुवाफ़क़त वाले लोग भी मिल ही गए। आखिरकार बकौल शख्स से अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। मिलॉर्ड सैयद अहमद ख़ान की अनथक मेहनत, कोशिशों और लाजवाल कुर्बानियों के बाद ये मादर दर्जगाह तालीम का सरचश्मा बनकर बहने लगी। यहाँ से तालीम हासिल करने वालों की असल जिम्मेदारी अपनी कौम को जहालत की पस्तियों से निकालकर इल्म की राहों पर गामजन करना था। भाई वकील साहब, ये अदालत आपकी तकरीर सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी। आप मुद्दे पे आइए, गर्ज बयान करिए, अदालत को वक्त बर्बाद ना करें। मिलॉर्ड, मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। अलीग जद्दा ने अपनी जिम्मेदारियों को सिरे से फरामोश कर दिया और ये हजरात सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बनाने और संवारने में जुट गए। मिलॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त की तारीख ज़दा ये तकरीर माजी के अफसानों में डूबी हुई है। इन्हें दुनिया के बदल जाने का
बिल्कुल भी इल्म नहीं है। ये आज भी बस मुन्नी बेगम के नगमे गुनगुना रहे हैं। जी हाँ, हम तो मुन्नी बेगम के नगमे गुनगुना रहे हैं माय लॉर्ड। इनकी तरक्की का आलम देखिए कि ये क्या गुनगुना रहे हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ऑर्डर ऑर्डर। मुन्नी क्यों बदनाम हुई अदालत बखूबी जानती है वकील साहब। अरशाद साहब, आप अपने ऊपर लगाए हुए इल्जामात का जवाब दीजिए। मिलॉर्ड, इनके इल्जामात में मुझे तासुब की झलक नजर आ रही है। बात दरअसल ये है, इन्हें हमारी तरक्की बर्दाश्त ही नहीं हुई है। इन्हें यह कबूल ही नहीं है कि बिजली के गुल हो जाने पर जब ये वहां अंधेरे में मच्छरों की यलगार के साथ गर्मी से जूझ रहे होते हैं, तो हम यहाँ अकेले में कैसे एसी में चैन से रह रहे हैं। मिलॉर्ड, हद तो ये है, इन्हें अपने चारों तरफ इतनी गंदगी जमा कर रखी है कि हमारे बच्चे तो क्या, हमें भी वापस जाने में खौफ महसूस होता है। खौफजदा होने की क्या बात है, आपकी भी तो उसी गंदगी में, मेरा मतलब है उसी माशरे में परवरिश हुई है। भाई वकील साहब, इनकी परवरिश कहाँ हुई है, इससे अदालत को कोई सरोकार नहीं है। आप आगे बढ़ें। मी लॉर्ड, ये हर वक्त एक ही राग अलापते रहते हैं कि वहाँ 24-24 घंटे बिजली नहीं रहती, गंदगी के चारों तरफ अंबार लगे हुए हैं और वहाँ की सड़कों में इतने गड्ढे हैं, ऐसा लगता है जैसे डाबर की हाजमोला सड़कें हों। अरे भाई, कभी अपनों बच्चों के सामने वहाँ की खूबियों का भी तो तज़किरा किया कीजिए। क्या कहा? खूबियों का तस्करा? जी हाँ, क्या आपने कभी खंडेलवाल के सफेद वाले काले जाम का जिक्र किया? क्या शमशाद के सूफी जी के पराठों के बारे में बताया? मौजी की दही जलेबी, स्टेशन की सी ऑफ टी, और तो और नुमाइश में लगने वाले नज़ीर होटल, झंडा होटल के हलवे पराठे का तज़किरा किया? वाह 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 वाह, बहुत खूब भाई, मुंह में पानी आ गया। वेल पॉइंट, वेल नोटेड। आप इन खूबियों का जिक्र करते हुए अपने बच्चों के अंदर घर वापसी का शौक पैदा करते। माफ कीजिए वकील साहब, हमने अपने बच्चों को वापसी का नहीं बल्कि तरक्की करके आगे बढ़ने का हुनर सिखाया है। नतीजतन आपके बच्चे आपको छोड़कर यूरोप अमेरिका का रुख कर रहे हैं। आप ही ने तो उन्हें सिखाया है कि जब कोई कुर्बानी देकर तुम्हें आगे बढ़ाए और खुद पीछे रह जाए तो उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना, पलट कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखना पिछड़ापन है। काश आप उनको कौम मिल्लत की खिदमत का सबक देते। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हर साल न जाने कितने लोग हमसे कौम मिल्लत के नाम पर चंदा मांगने आते हैं, कभी स्कूल के नाम पर, कभी मदरसे के नाम पर, कभी कॉलेज के नाम पर, और तो कभी कभी बेवाओं के रोजगार के नाम पर। हमने हर कार्य खैर में वकील साहब हर बड़ी फिराक दिली से हिस्सा लिया है, लेकिन जब हम अपने मुल्क जाते हैं मिलॉर्ड, तो क्या देखते हैं? ना स्कूल की कोई इमारत है, ना कोई कॉलेज की बिल्डिंग है। वकील साहब, हम देखते हैं कि हम जो इमदाद करते हैं उसका सिला पीछे नहीं मिलता है। मिलॉर्ड, यतीम तो ये खुद हैं और बेवा इनकी दादी। आप कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपने अपनी मादर दर्जगाह के लिए क्या किया? उससे क्या वफादारी निभाई दादा जान? ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है ना कि किसी दादा दादी का घर। इन अल्फाजों का ख्याल रखिए वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लग जाएगा। ओके मिलॉर्ड। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मिलॉर्ड, अभी हाल ही में हमने रियाद हॉल के लिए ताउन किया है। कुछ अरसा पहले हमने स्मार्ट क्लासेस के लिए बहुत बड़ी मकदार में इमदाद की है। कहाँ हैं वो रियाद हॉल, कहाँ हैं वो स्मार्ट क्लासेस? ये लोग हमारी मेहनत की कमाई एक झटके में ले जाते हैं। मिलॉर्ड, हम मिस्कीन लोग अपनी मर्जी का एक अदद झोपड़ा भी नहीं बना पाते, और अल्लाह माफ़ करे इन लोगों के महल्लात बस मुंह ही ना खुलवाएं तो बेहतर। भाई अरशान साहब, आप पहले से इतना मुंह खोल चुके हैं, अब आखिर बचा क्या है, हैं? मिलॉर्ड, हमारी वफादारी पे सवालिया निशान। अगर हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। अपनी हरकतों पे बिल्कुल भी शर्मसार नहीं। मिलॉर्ड, इन्हें हमें शर्मसार करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी मालूमात बिल्कुल नाकिस है। रियाद हॉल की 4 मंजिलें तामीर हो चुकी हैं,
स्मार्ट क्लासेस शुरू हुए ज़माना हो गया। यहाँ बैठकर बातें बनाने से कुछ नहीं होता। आप अलीगढ़ जाने की जहमत गवारा करके अपनी तसल्ली कर लीजिए। अदालत आपकी इस बात से इत्तेफाक रखती है। और एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, आप अगर कोई इमदाद करते हैं तो किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, बल्कि आपके ऊपर आपकी मादरे दर्सगाह का बहुत बड़ा एहसान है। आप आज जिस मकाम पर हैं उसी की बदौलत हैं, और वही मादरे दर्सगाह आपसे मुतालबा करती है कि अपनी नौजवान नस्लों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए ठोस इक़दाम करें। ठोस इक़दामात? हाय हाय, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। हमारी परेशानियां, हमारी मजबूरियां हम ही जानते हैं। साल में सिर्फ एक छुट्टी मिलती है, वो भी 30 दिनों की। उसमें हमें अपने वालिदैन से मिलना होता है, बीवी बच्चों को घुमाना होता है, और तो और ससुराल वालों को भी टहलाना होता है। मिलॉर्ड, यहाँ की बढ़ती हुई महंगाई इनको नज़र ही नहीं आती है। आपको तो नज़र आती होगी मिलॉर्ड, उसकी मार तो आप भी झेलते होंगे। ऑर्डर ऑर्डर, भाई महंगाई से अदालत का कोई ताल्लुक नहीं। आप इधर उधर की बात ना करें वकील साहब। महंगाई और टैक्सेस के लवाजमात तो आप हजरात को अब मैसर हुए हैं पार्टनर। हम तो ज़माना जाहिलियत के इसकी मार को झेल रहे हैं। अरे भाई, फिर महंगाई का जिक्र? मैं वही बात कर रहा हूँ, बात टैक्सेस की नहीं, बात सर सैयद अहमद खान के फिक्र और उनके मिशन की है। आज इतनी कसीर तादाद में यहाँ अलीगेरियंस की मौजूदगी इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि हम न सर सैयद के मिशन को और ना ही उनकी फिक्र को भूले हैं। जी हाँ, आप सालाना सर सैयद डे ज़रूर मनाते हैं, फिर जैसे ही तराना ख़त्म होता है तो तमाम अहले मजलिस के लिए एक ज़ोरदार आवाज़ बुलंद होती है, आओ उठो चलो खाने पे टूट पड़ो। आज इंतज़ामिया को दिखला दो हमारी भूख किस कदर भड़की हुई है। मजाल है आज कोई बोटी हमारी नज़र में आए और हमारी प्लेट से बचकर निकल जाए, नामुमकिन। वकील साहब, ये इबारत सिर्फ अहले जद्दा के लिए नहीं कही जा सकती। इस दस्तरखान पे पूरी दुनिया के अलीग्स का हक है, और आप ये भूल रहे हैं शायद कि ये तरबियत तो अलीगढ़ के सर सैयद डे से ही शुरू हो जाती है। तो आपका मतलब है कि ये तरबियत और शख्सियत अलीगढ़ की देन है? क्या ये अलीगढ़ की मरहून मिन्नत है? आप सिर्फ इन चंद लम्हों की तकदौ से हमारी तरबियत और हमारी शख्सियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते वकील साहब। हम अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर तरक्की करते हुए इस बुलंदी के मकाम पर पहुँचे हैं। वकील साहब, अपनी आवाज़ के बजाय अपने दलाइल को बुलंद कीजिए। याद रखिए, फूल बादलों के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। मिलॉर्ड, आप हजरात की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि खामियां दोनों जानिब हैं। सबसे पहले ये अदालत अतीक साहब को ये बताना चाहती है कि आप मुल्क से बाहर रहने वाले लोगों की कुर्बानियों को, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी मजबूरियों को समझते हुए उनका हौसला बढ़ाएं, ना कि सिर्फ तनकीद करें। यकीन जाने घर से बाहर निकल कर भी देख लिया, बुए गुल साथ चलती है, घर के बाहर भी होती है महसूस वो आग जो घर के अंदर जलती है। और जनाब अर्शियान साहब, आप पे लगाए गए इल्ज़ामात की रोशनी में आपको बरी तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी ख़ताएं साबित होती हैं। बहरहाल बिरादरान अलीग जद्दा को अपनी सोच और ख़यालात में नुमाया तब्दीली लानी होगी। आप ख़ुद भी इस तहरीक का हिस्सा बनें और अपने बच्चों के अंदर भी इस जज्बे को मुंतकिल करें। अगर बिरादरान अलीग अपनी ख्वाहिशात और अखराजात का सिर्फ 10% हिस्सा कौम और मिल्लत के लिए सर्फ करने का अज़म या इरादा कर लें तो यकीनन हालात में तब्दीली आ सकती है। अल्लाह ताला ने आप हजरात को दौलत, तालीम और दुनिया के हर हुनर से नवाजा है, लिहाजा आप हजरात की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए मंसूबा आपका, सरमाया भी आपका, और ये भी जहन नशीद कर ले कि उसको अमली जामा भी आपको ही पहनाना होगा। ये हम बखूबी जानते हैं कि आपके पास वसाइल और वक्त की किल्लत है। उन हालात में आप उन तंजीम का साथ दें जो कि हिंदुस्तान में बखूबी ऐसे काम अंजाम दे रहे हैं,
सऊदी अरब में इस्लामी डेवलपमेंट बैंक है, उसके फाइनेंसिंग मॉडल का मुताला करें और उसको अंजाम दें। अदालत हुक्म देती है कि बिरादरान अलीग जद्दा संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जल्द से जल्द ठोस कदम उठाएं और अगले सर सैयद डिनर तक उसकी रिपोर्ट पेश करें। और यह अदालत अमूमा जद्दा के सदर को ताकीद करती है कि वो इसकी जिम्मेदारी लें। यकीन जाने आपकी काविशें आने वाले नस्लों के लिए एक नया तोहफा बनकर तारीख की सफाहत की जीनत बन सकता है, वरना ये बेहिसी, ये खामोशी तुम्हें जीने ना देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इसी के साथ आज की अदालत बर्खास्त की जाती है। हाज़रीन, कम बैक। आप हजरात को अपनी तकरीब से मुंसलिक करने के लिए हम हर साल सई करते हैं। हमारा अगला कदम यानी क्विज़ उसी सई का एक हिस्सा है। आप हजरात इस आजमाइश और इम्तहान के लिए अपने दिमाग, अपनी आँखें और अपना कान हाजिर नाजिर करके मुस्तैद हो जाएं, क्योंकि हमारी क्विज़ टीम अपनी आब-ओ-ताब के साथ तशरीफ़ ला रही है। अब मैं क्विज़ टीम के ज़िम्मेदारान जनाब असर साहब और गुफरान साहब से गुजारिश करूंगा कि क्विज़ का आगाज़ करें। जय साहब। अस्सलाम वालेकुम। आइए अब हम आज ये देखते हैं। हेलो। हेलो। आइए अब हम ये देखते हैं कि सर सैयद आपको कितने याद हैं, उनकी तहरीक के बारे में आप क्या जानते हैं और आपकी यादगार आपके दिलों में अलीगढ़ से कितनी है। इस सालाना क्विज़ और तकरीब में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। क्विज़ के रूल्स से गुफरान साहब आपको मुखातिब कराएंगे। गुफरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। इस चमने सैयद ने दुनिया को संवारा है। इस चमने सैयद को दुनिया को संवारा है। इल्म की दौलत से हम सब को नवाजा है। रूल समझ लें, सबों को 15 सेकंड मिलेंगे और जो एक बार बोल लेंगे दूसरों को भी चांस दें, दूसरों को भी मौका दें। पहला सवाल मैं ख्वातीन हजरात से पूछना चाहूँगा, कितने गर्ल्स रेसिडेंस हॉल हैं? जिनको जवाब पता होगा सिर्फ हाथ उठाएंगे, जवाब नहीं देंगे। कितने गर्ल्स रेसिडेंस हॉल हैं? माइक लेके जाए। माइक शाजी दीजिए। शाजी पीछे, शाजी पहले पीछे उन्होंने हाथ उठाया था। ले जाइए। सॉरी। रुक जाइए, मैं बोलता हूँ। 6। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। सिराज साहब। उन मशहूर अलीग का नाम बताइए जिन्होंने 1921 में स्वामी कुमारानंद जी के साथ। अच्छा, मैं सिराज साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा और शादी साहब उनको लेकर के यहाँ आए। वही दे दीजिए सिराज। अमूबा कमेटी से सिराज साहब। दूसरा सवाल, उन मशहूर अलीग का नाम बताइए जिन्होंने 1921 में स्वामी कुमारानंद जी के साथ मिलके मुकम्मल आज़ादी या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की सबसे पहली बार उन्होंने मांग की थी। बहुत मशहूर अलीग हैं और वो बहुत बड़े आज़ादी के दीवाने और बड़े शायर भी हैं। जी नहीं, गलत जवाब। जी
नहीं, गलत। मैं हिंट दे रहा हूं इसमें। आजादी की लड़ाई में और उसके बाद तक का ये सबसे बड़ा नारा है। इससे बड़ा नारा रिवोल्यूशनरी नारा है जो उन्होंने दिया, क्रांतिकारी नारा है। इससे बड़ा नारा नहीं अभी तक। जी जी, जिया साहब। हजरत मोहानी। नहीं, हाथ आपसे पहले उठाया था, माफ करिए, सवाल अब ये वर्ड हो गया है? नहीं, वो इधर से बोल दिया। हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी साहब, लेकिन आपने पहले जवाब दे दिया, हाथ उन्होंने उठाया था, ये इसलिए ये बोला आवाज नहीं अच्छा, आवाज नहीं आई, आपने बोला था। जिया नदवी साहब को, शजी नेहाल साहब को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा ताकि वो आके जो है वो शजी नेहाल साहब वहीं से दे दीजिए, वहां दे देंगे। तीसरा सवाल, उन मशहूर अली का नाम बताइए जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा चलने वाले सीरियल्स की स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे। सीरियल का नाम और स्क्रिप्ट और डायलॉग। अच्छा ठीक है, वही तो कह रहे हैं ना। सीरियल का नाम है महाभारत और दिखने वाले रजा खान, मोहसिन रजा खान। जी, डॉक्टर मोहसिन। नहीं, सही जवाब ऑलरेडी डॉक्टर राही मासूम रजा बता दिए। हम लोग जी, आपने जवाब सही दे दिया है, डॉक्टर राही मासूम रजा। गिफ्ट कौन दे के आएगा भाई? हम लोग नहीं, महाभारत और डॉक्टर राही मासूम रजा। नहीं, वही। मैं आसिम जीशान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो गिफ्ट ले लें। आप गिफ्ट और लेके हैंड ओवर दे कर दें। जी। खुश हो रहे हैं। जवाब 1920 से लेकर अभी तक एएमयू में कितने वाइस चांसलर हुए हैं? 1920 से लेकर अभी तक टिल डेट कितने वाइस चांसलर हुए हैं? टोटल नंबर। शायद ये जवाब कोई नहीं बता अच्छा, शमसी साहब के पास ले जाइए। गलत। चलिए, 23। गलत। जवाब हम बदलते हैं क्योंकि ऑलरेडी सर्च भी कर लिया होगा बहुत से लोगों ने। इस दूसरा सवाल ये हो सकता है कि हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विस वीसी वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? वो 2 बार वाइस चांसलर रह चुके हैं। ही इज द ओनली वाइस चांसलर हु। जी, नूरुद्दीन साहब ने उठाया। नूरुद्दीन साहब, खुसरो साहब। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस चांसलर ऑफ एएमयू? खुसरो साहब हुए। नहीं, गलत। जी, इसको नहीं हिलाएं। जी, यही को बोले। जी, आप बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही जवाब सर जियाउद्दीन साहब हैं, 2 बार वाइस चांसलर हैं। आप पूछिए। मैं लेडीज़ से पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि सर सैयद अहमद साहब के दादा का नाम क्या था? इधर से कोई जेंट्स में? अगर नहीं दे रहा जवाब बदल दीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल पूछते हैं। अतर साहब पूछें। नेम द वीसी ऑफ BHU who visited MAO with his hockey team. Actually it was not BHU, it was CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, और वो अपनी हॉकी टीम लेके MAO के साथ एक कॉर्डियल मैच खेलने आए हुए थे। उन वाइस चांसलर का नाम बताएं जो आगे चल के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए। हाँ? सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। पंडित
मदन मोहन मालवी, ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ BHU ऑल्सो। अगला सवाल, हम सभी लोग यहाँ और AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से जुटे हैं। अच्छा, आपने बताया एहतशाम शमसी साहब, अच्छा एहतशाम शमसी साहब ने जवाब दिया है, उनको दे दें, गिफ्ट भिजवा दीजिए। एहतशाम भाई वहीं दे दें, नहीं आएंगे। पूछिए आप। In which year Allama Iqbal Sahab visited Aligarh Muslim University? In which year Allama Iqbal Sahab visited Aligarh Muslim University? महमूद किदवाई साहब, नो, रॉन्ग आंसर। आप करीब थे लेकिन नो। जी बस। मोहसिन भाई, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, सही है। जियाउद्दीन साहब के पास तो भिजवा दो, भिजवा दिए। नहीं, वहाँ रखा हुआ। ठीक हो गया, आप रेफर शुरू करें। AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से हम सभी लोग जुटे हुए हैं और वर्ल्ड वाइड AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है। अलीगढ़ में AMU ओल्ड बॉयज एसोसिएशन कब फॉर्म हुई थी? MAO की फॉर्म हुई थी। इनफैक्ट MAO की ओल्ड बॉयज एसोसिएशन फॉर्म हुई थी। कोई हाथ उठाए फिर देखें। 1898, नो वन हैज आंसर्ड। एनीवेज, थैंक यू। जी हाज़रीन, वक्त की कमी के बायस हम अपने प्रोग्राम को ले जा रहे हैं तराने के ऊपर। आओ फिर से गुनगुनाए वो नायाब नज़्म, वो तराना अली, जिसे सुनकर दिलों को करार आता है, रूह को सुकून मिलता है। मैं तराना टीम से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: सिराज साहब, तराना टीम सिराज साहब, अतहर साहब, आसिम साहब, ज़की साहब, ज़हीर साहब, रबनवाज साहब, नैयर साहब और अर्शियान साहब। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशारे निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ताए गेसुए सुम्बुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो ताक़े हरम में रोशन है, वो शमा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जूए हयात उबलती है। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये दश्त जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की। ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। फितरत ने सिखाई है हमको उफ़तान यहाँ, परवाज़ यहाँ। फितरत ने सिखाई है हमको उफ़तान यहाँ, परवाज़ यहाँ। गाए हैं वफ़ा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का साज़ यहाँ। गाए हैं वफ़ा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनू का
ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस बज़्म में तेगें खींची हैं, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं, इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। हर शाम है शामे मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। है सारे जहाँ का सोज यहाँ, और सारे जहाँ का साज यहाँ। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, हर जूए रवा पर बरसेगा, हर कोरे गिरां पर बरसेगा, हर सर्व समन पर बरसेगा, हर दश्त चमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कदर तरफ पर कड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा बरसेगा बरसेगा। सऊदी नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। ये प्रोग्राम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। मैं दावत देना चाहूँगा अमवा जद्दा मजलिस आमला के ट्रेजरार जनाब शम्स तबरेज़ साहब को कि वो इजहार तशक्कुर के लिए डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। शम्स तबरेज़ साहब। आज के शब शराज के मेहमान खुसूसी कौंसलर जनरल हिंद जनाब डॉक्टर अयूब औसाफ सईद साहब, मेहमान एजाज़ी जनाब नूर रहमान शेख साहब, हमारे दूसरे मेहमान एजाज़ी जनाब डॉक्टर असलम परवेज़ साहब, सदर मुबा जनाब नूरुद्दीन खां साहब, आज के मुंतखब सीनियर अलीग जनाब सिराज सिद्दीकी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजरीन, मैं जानता हूँ कि जब पेट खाली हो तो दिल और दिमाग दोनों काम नहीं करता, इसलिए मैं आज अपने इज़हार तशक्कुर को बिल्कुल हाफ कर देता हूँ। जो मैं लिख के लाया हूँ उसका आधा कर देता हूँ। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया और हम एक दूसरे से मिले और सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानने और समझने का एक और मौका फराहम हुआ। हाजरीन, आपकी इतनी बड़ी मौजूदगी इस बात का गवाह है कि आपको सर सैयद, मिशन सर सैयद और जश्न सर सैयद से किस कदर लगाव और मोहब्बत है। तारीफ़ क्या बयान हो, तारीफ़ क्या बयान हो उसकी सिफ़ात की, औसाफ नेक बन के जो आया जहान में। अब
को बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मेरा इशारा किसके तरफ है। मैं अपने सफ़ीर हिंद जो हम तमाम हिंदुस्तानियों के रहनुमाई सऊदी अरब में कर रहे हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद रियाद से चलकर जद्दा तशरीफ़ लाए। मैं अपने दूसरे मेहमान एजाज़ी हमारे दुख सुख के साथी कौंसलर जनरल ऑफ इंडिया जनाब नूर रहमान शेख साहब और उनकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि वो हमें हर साल की तरह इस बज़्म में आकर इस बज़्म को पुरनूर किया। हम अपने दूसरे मेहमान एजाज़ी डॉक्टर असलम परवेज़ साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो हम में से हैं, हमारे हैं और हमारे एक दावत पे हैदराबाद से चलकर जद्दा तशरीफ़ लाए। और मैं यूँ कहूँ कि डॉक्टर साहब सही मानों में आप सर सैयद को मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सर सैयद के तर्ज पे फ़रोग़ साइंस और आपका जो डिफरेंट टाइप का मोटिवेशन लेक्चर है जिसका उन्वान है साइंस पढ़ो और आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब आपका तवज्जो चाहूँगा, जिसका उन्वान है साइंस पढ़ो आगे बढ़ो, बिल्कुल आप सर सैयद को मिशन को आगे ले जा रहे हैं। मैं अपनी पूरी अली कम्युनिटी जद्दा में मुकीम मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और तमाम हाजरीन महफिल जो जद्दा और जद्दा के अतराफ़ के पास से यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। वक्त की कमी है इसलिए हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। वाकुल दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चले हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। अगले प्रोग्राम की आगाज़ राफेल ड्रॉ है। आप तमाम समाईन से गुजारिश है कि अपने कार्ड को सामने रखें। हमारे स्पॉन्सर हजरात कार्ड नंबर पिक करेंगे और जिस बंदे का नंबर होगा उसे 1 मिनट में अपने हाथ को रेस करते हुए स्टेज पे तशरीफ़ लाना होगा। अब मैं अपने स्पॉन्सर हजरात की शुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा अपने स्पॉन्सर अब्दुल्ला हाशिम कंपनी के जनरल मैनेजर जनाब अजीज़ुर रब साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। जनाब अजीज़ुर रब साहब जनरल मैनेजर अब्दुल्ला हाशिम कंपनी। 431 431 431 please check your cards. 431 please come on stage with card. 431 please come to the dais. कृष्णा भाई प्लीज स्टेज पे आ जाए। अब मैं हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं जनाब शाहीन अली वेस्ट रीजनल सेल्स मैनेजर 4 विंड्स कंपनी, आपसे दरखास्त करते हैं कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। मिस्टर शाहीन अली साहब प्लीज स्टेज पे आएं। फोर विंड लॉजिस्टिक से शाहीन अली साहब स्टेज पर आएं प्लीज।
585, 585, 585. Lucky number is 555, please come on the stage. 585, please come on stage with your card. हमारे अगले स्पॉन्सर हैं यूनिवर्सल कोयल से मिस्टर फराज साहब। मैं दावत दूंगा फराज साहब से कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। The lucky number is 107, 107। अगला नाम है रफीफ अल गरबिया अबू नाइफ। मिस्टर शुएब। शुएब साहब। शुएब साहब। The lucky number is 295. 295. 295. 295। Please come on stage with your card. दूसरा है हिंदुस्तान टूरिज्म शहजाद साहब। हिंदुस्तान टूरिज्म मिस्टर शहजाद। शहजाद साहब। शहजाद साहब हैं इस डिजिटल ग्लोरी तहसीन साहब। डिजिटल ग्लोरी तहसीन साहब। अगर खाने में बिजी हैं तो तहसीन साहब आइए। तहसीन साहब The lucky number is 294. 294. 294. सब वहीं से निकल रहा है क्या? ये टेबल बहुत लकी लग रही है। 294। नहीं, वो टेबल से ज्यादा कुछ नंबर आ रहे हैं। 294। माशाल्लाह। हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर है अस्मा आईटी सॉल्यूशन मिस्टर सुलेमान। सुलेमान साहब प्लीज। अस्मा आईटी सॉल्यूशन मिस्टर सुलेमान। मिस्टर सुलेमान शायद खाने में बिजी हैं। सुलेमान साहब। हमारे नेक्स्ट स्पॉन्सर हैं अल कौसर एस्टेब्लिशमेंट से मिस्टर अम्मार इम्तियाज। सुलेमान साहब थैंक यू। सुलेमान साहब $284। The lucky number is 284। 284। 284। The lucky number 284। देख ले अपने अपने कार्ड देख ले, खाने में बिजी ना रहने। 284 नंबर देख ले। अम्मार साहब आपका है? नहीं। आइए आइए। तो लकी नंबर 284। 284 नहीं है। नेक्स्ट 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 284 आपका है? 284 आइए जी, आइए तशरीफ लाइए साहब। 284 नेक्स्ट स्पॉन्सर अल कौसर एस्टेब्लिश मिस्टर अम्मार इम्तियाज साहब। कम ऑन साइड।
216. The lucky number is 216. 216. देख लें अपने कार्ड. 216. 216. Yeah, here is the lucky person. 216. The next sponsor is Right Investment से Mr. अब्दुल मुईद शमशी. जनाब मुईद साहब. Right Investment. Real. Real Investment. 310. The lucky number is 310. The next one is our special guest, Senior Ali, Mr. Ataur Rasool Saab. Janab Ataur Rasool Saab. 310. Luck. 310. Janab Ataur Rasool Saab. Our next sponsor, Janab Rehan. Our next sponsor is Mr. Rehan Khan, the country manager of Himalaya. Please come to the stage. Rehan Saab. Mr. Rehan Khan, please come on the stage. Now I will request our senior colleague Mahmood Kidwai, please come on the stage. The lucky number is 267. 267. The lucky number is 267. 267. 267. The lucky number is 267. Mr. Sajjad sir, please इधर आइए. पिक कीजिए सर. 182. The lucky number is 182. 182. 182. 182. Please check your cards. The lucky number is 182. 182. 182, I repeat. Please check your cards. One eight two. Next sponsor is Mr. Rehan Khan. Please come.
lucky number is 415. The lucky number is 415, 415. I repeat, the number is 415. Our next sponsor is Mr. Khalid. Thank you. The lucky number is 576. 576, 576. 576. 576. 576, I repeat, please check your card. Huh? Lucky number is 501, 501. I repeat, 501. The lucky number is 501. 501. 501. Anybody 501? Please come to stage. I repeat, 501. Please check your card. 501. Our next sponsor is Mr. Amir Naved from Laptopi. Please come on the stage, Mr. Amir Naved from Laptopi. Now I would like to call our senior colleague, Nayyar Anis Saab. Mr. Nayyar Anis Saab, please come on the stage. Now I will request Mr. Nayyar Anis Saab, please come on the stage. Nayyar Anis Saab. Two seven four. 274. This is the last. Please check your card. 274. Again the same table. जी बिल्कुल आपको भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह. The lucky number is 274. Please come. Time limit.